लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा, मैंने आपको नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। चैप्टर का नाम ध्यान है क्या था? काइनेमेटिक्स। उसके पहले मैंने आपको बताया होगा कि मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। फिर डायनेमिक हमने दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, एक का नाम था काइनेमेटिक्स और एक का नाम था काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स में काइनेटिक्स में हम लोग उसके कॉज के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग बेसिकली अभी किस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स पर फोकस कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में हमें पढ़ना है? इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो उसके बाद फिर मैंने आपको रेस्ट और मोशन क्या होता है इसके बारे में भी बताया था कि रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। उसके बाद लास्ट में जाते जाते मैंने आपसे कहा होगा कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, और रिलेटिव टर्म का क्या मतलब होता है रिलेटिव का, ये मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया होगा। आज के क्लास में हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मोशन। राइट, मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। मोशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो राइट, फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड टाइप का मोशन है दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। और तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो कुल मिलाकर मोशन कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। एक को बोलते हैं ट्रांसलेटरी या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन, और तीसरा है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। डन। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ मोशन हम लोगों को पढ़ना है। उसके अंदर जो पहला टाइप है, हेडिंग डालिए ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन, सॉरी ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन। अब इन दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहां पे वर्ड लीनियर लिखा हुआ है। लीनियर का मतलब ही होता है कोई चीज एक सीध में चल रही हो, इसका मतलब होता है रीलीनियर। तो लिखिए ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन इन विच पार्टिकल्स और पॉइंट मास बॉडी, द मोशन इन विच पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी moves along a straight line, the motion in which a particle or a point mass body moves along a straight line is called rectilinear motion, is called rectilinear motion। अब एक ये मान लीजिए एक सड़क है, इस सड़क पर ये गेंद है, ये गेंद एक जगह से दूसरी जगह क्या की? मूव कर गई। तो जब ये एक डायमेंशन को यूज करके वन प्लेस टू अनदर चली गई है, इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। और जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही हो, आप चाहें तो एक गेंद को भी फेंक सकते हैं। आप एक बॉल को यहां से ऐसे ऊपर फेंके और बॉल वापस से आपके ओरिजिनल स्थान को चली आई, तो ये भी जो मोशन हुआ ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो इसको भी आप क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, जहां पर सिर्फ एक ही डायमेंशन आप यूज कर रहे हैं। चाहे बॉल ऐसे फेंकिए कि बॉल सीधा फेंकिए, तो सीधा तो आप हवा में नहीं फेंक सकते, तो जमीन पर फेंकना होगा। तो जमीन पर आपने बॉल को फेंका, इस तरह का मोशन जहां पर एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
एक और डेफिनेशन लिखिए, ये दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिखिए एक और डेफिनेशन। मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ प्लेन सरफेस, मूवमेंट ऑफ अ बॉल, ऐसा स्ट्रेट फेंका और वापस कैच ले लिया, ऐसे दो एग्जाम्पल बना लीजिए। उसके नीचे लिखिए ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच, ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच। अब देखिए अगर मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है तब तो हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि एक बॉडी को आपने ऐसे फेंका और वो वापस कैच ले लिए, या एक बॉडी को आपने ऐसे सीधे फेंका वो या आपने सीधा चला गया वापस दीवार में टकरा के वापस आ गया, ये समझ में आया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कोई कार है और कार किसी रोड पर चल रहा है, तो रोड पर चलता है तो कभी घूमता भी है, तो रोड पर ऐसे चलते हुए ऐसे करके कहीं घूम भी जाता है, फिर ऐसे घूम जाता है। तो रोड पर सीधा चलते हुए अगर घूम घूम के भी चल रहा है तो क्या उसे मैं सर्कुलर मोशन बोल दूंगा कि उससे भी रेक्टिलिनियर मोशन बोलूंगा? तो अब इसको समझने के लिए जो अगला डेफिनेशन है वो हमको समझना जरूरी है। तो राइट, ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच द बॉडी is moving such that translatory motion is that motion in which a body is moving such that all the particles constituting it move simultaneously along parallel straight line, move simultaneously along parallel straight line, move simultaneously along parallel straight line, and all the constituent particle shift through equal distance, all the constituent particles shift through equal distance in given interval of time, in given interval of time, shift through equal distance in equal interval of time. अब एक उदाहरण हमने इस कार का दिया है, ध्यान से देखिए। अब मैंने एक उदाहरण दिया है इस कार का। अब कार के इस एग्जाम्पल में देखिए, जो कार का टॉपमोस्ट पॉइंट था वो मूव करके टॉपमोस्ट पॉइंट पर चला गया, जो मिडिल का पॉइंट था वो मूव करके मिडिल के पॉइंट पर चला गया, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट था वो लोअर मोस्ट पॉइंट चला गया। और तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल टू ईच अदर है। ऐसा नहीं हुआ कि कार मूव कर रहा था तो ऊपर वाला मूव कर गया, नीचे वाला भी वहीं रुका हुआ है। पूरा का पूरा कार एक साथ गया, जहां पे हर एक पॉइंट, मान लीजिए कोई छत का एक पॉइंट ले लिया, कोई बीच का पॉइंट ले लिया और कोई एकदम जमीन के पास का पॉइंट। जब कार मूव कर रही है तो तीनों पॉइंट पैरेलली मूव कर रहा है। ऐसा जब कहीं भी कोई बॉडी, चाहे वो कर्व्ड पाथ पर ही काहे नहीं चले, और अगर पूरा का पूरा बॉडी एक साथ पैरेलली मूव कर रहा है तो भी वो जो मोशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। क्लियर? तो ये मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ रोड, इवन इफ इट इज अ कर्व्ड पाथ, इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। और एक एग्जांपल है इसका, मान लीजिए कोई एक वेज है या इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक डब्बा है जो ऊपर से नीचे ससर कर आ रहा है। आप रखिएगा तो ये ससरेगा। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका जो टॉपमोस्ट पॉइंट है वो टॉपमोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, जो मिडिल पॉइंट था वो मिडिल पॉइंट पे पहुंच गया, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो लोअर मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। तो इस केस में जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था वो पैरेलली मूव किया है, ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इनसाइड द पॉइंट मूविंग पैरेलली, और पूरा बॉडी ऊपर से नीचे कांस्टेंट उसके साथ आया है।
इस तरह का जहां कहीं भी मोशन होता है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 3 और ये एग्जांपल नंबर 4। ये चारों एग्जांपल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चाहे रास्ता कर्व्ड में रखा है नहीं हो, फिर भी जो मोशन है वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर ईच पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। डन। ज्यादा अंतर देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो उसको रेक्टिलिनियर बोल देते हैं, लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए ट्रांसलेटरी मोशन यूज करते हैं। और ट्रांसलेटरी मोशन चाहे मेरा कर्व्ड पाथ सीधा हो या टेढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान इतना रखना है कि वो रास्ता जो है वो हर एक पार्टिकल जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे मूव करना चाहिए, पैरेलली मूव करना चाहिए। डन। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर हम एक रोड पर चल रहे हैं और गाड़ी मुड़ रही है तो क्या मुड़ रही है तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा? नहीं, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। बॉडी अभी भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। हां, अगर सर्कुलर मोशन में कब हो जाएगा, जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि एकदम पूरा घूम गए, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूमने लग गए, आप एक सर्कल काटने लग गए, तब वो क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। हेडिंग डालिए, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। अब इसमें भी दो बातें हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। कब किसी ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर मोशन में कहते हैं और कब किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेटरी मोशन में कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या है, जब आप किसी सर्कल में घूम रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में आप ये एक ऑब्जेक्ट हैं जो इस पाथ पर आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इस पाथ पर आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस तरह का कोई मोशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। लिखिए, a circular motion is that motion in which a particle or a point mass, circular motion is that motion in which a particle or a point mass body, a particle or a point mass body is moving along a circle। वो एक इस प्रकार के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पाथ पर कोई बॉडी मूव कर रहा है। और सर्कल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा पाथ जिसका एक पर्टिकुलर पॉइंट से हर एक पॉइंट एक फिक्स्ड दूरी r पर सिचुएटेड हो। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच इज सिचुएटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r व्हिच इज कॉल्ड एज रेडियस इज नोन एज सर्कल। तो सर्कल क्या है, एक फिक्स पॉइंट से जब इसकी दूरी फिक्स होती है, हर एक पॉइंट की दूरी r होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल बोलेंगे। और उस सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या पंखा का मोशन एक सर्कुलर मोशन है? पंखा का मोशन एक सर्कुलर मोशन है? ये सर्कुलर मोशन है। फिर कौन सा मोशन है? ये रोटेटरी मोशन है। मैरी गो राउंड सर्कुलर है कि रोटेटरी मोशन है? सोच के बोलिए। रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में एक बेसिक डिफरेंस है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस होता है और उस एक्सिस के चारों तरफ आप क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं, और उसके बीच में कुछ कनेक्शन होता है। सर्कुलर मोशन में जरूरी नहीं कि उसके बीच में कोई कनेक्शन हो। तो सर्कुलर मोशन एक सर्कुलर पाथ पर सिर्फ चलना है, पर यहां पर सर्कुलर पाथ है, एक फिक्स्ड एक्सिस है, उस एक्सिस से बहुत सारे पॉइंट है। ये जो आपका पंखा का ब्लेड है, इस ब्लेड में बहुत सारे पॉइंट है और हर पॉइंट एक कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है। ऐसा कोई मोशन जहां पे ईच पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेक्स कंसेंट्रिक सर्कल्स। पंखा का एग्जांपल देखिए, ये आपका फैन है, एक ब्लेड, दो ब्लेड,
3 ब्लेड, मान लीजिए ऐसा कुछ ब्लेड है। अब इस पंखा का किसी एक पॉइंट को आप कंसीडर कीजिए, तो ये पॉइंट क्या हो रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। आप एंड पॉइंट को कंसीडर कीजिए, तो जो एंड पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट पर घूम रहा होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट पर घूम रहा होगा। यानी हर एक पॉइंट एक कंसेंट्रिक सर्कल पर नाच रहा है। और वो सब क्या है, जैसे वहां पे पैरेलल था, यहां पे कैसा होना चाहिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब आप मैरी गो राउंड के बारे में सोचिए, मैरी गो राउंड जो माने झूला जिसको बोलते हैं। अब ये मान लीजिए आपका झूला है, बीच में आपका देखे होंगे इस तरह से सब अलग अलग एक तो घर बना रहता है ना, जिसमें हम लोग बैठते हैं जी, अरे ऐसा करके सब घर घर बना रहते हैं बिजली झूला में, मैरी गो राउंड। बिजली झूला का इंग्लिश क्या होता है, मैरी गो राउंड। अब यहां से किसी एक पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए, यहां से किसी एक पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए। अब ये क्या कर रहा है, एक कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है, फिर इसको कंसीडर किया, ये क्या बना रहा है, फिर इसके आउटर मोस्ट को कंसीडर किया, ये क्या बना रहा है। ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है, और वो भी किसके अलोंग, एक फिक्स एक्सिस के अलोंग। ये भी किसके अलोंग, एक फिक्स एक्सिस के अलोंग। ऐसा जहां कहीं भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। तो लिखिए, अ रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच, सर्कुलर मोशन लिख लिए, सर्कुलर मोशन का डायग्राम बनाए, ये बनाइए इसके नीचे, उसके बाद रोटेटरी मोशन लिखिएगा, रोटेटरी मोशन उसके बाद लिखिएगा। सर्कुलर मोशन के बाद रोटेटरी मोशन लिखिएगा, राइट। रोटेटरी मोशन लिखिए, अ रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी, ब्रैकेट में लिखिए नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अ बॉडी नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, a body not a point object, a body not a point object, a body not a point object, a body not a point object is moving such that all the constituent particles, is moving such that all the constituent particles, all the constituent particles all the constituent particles move simultaneously, moves simultaneously, moves simultaneously move simultaneously in, या in नहीं, along concentric circles, along concentric circles having their center lying on a line, along concentric circles having their center lying on the line called axis of rotation, lying on a line called axis of rotation, called axis of rotation, called axis of rotation। क्या चक्का में भी यही होता है, साइकिल का चक्का में स्पोक लगा रहता है और उस स्पोक के चारों तरफ वो क्या कर रहा है, घूम रहा होता है, वहां पे भी यही होता है। एक्सिस, ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, all the constituent particle, full stop, all the constituent particle shift through equal angle in a given time interval, shift through shift through equal angle in a given time interval। अब आप देखिए, ये एक मैरी गो राउंड है। अब इन सब का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, इन सब का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, इन सब को जब आप जोड़िएगा तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा। इन सब के अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ दीजिएगा तो ये भी क्या बनाएगा, एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट को जब आप जोड़ रहे हैं तो क्या बना रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है। मान लीजिए इसके स्पोक पर ही कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, तो इसके सारे स्पोक के पॉइंट को जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये भी क्या बनाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा। और ये सब अलोंग विच, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्सिस है इसके अलोंग,
ऐसा जहां कहीं भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। उसको क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। तो एग्जांपल बना लीजिए मेरी गो राउंड का, एग्जांपल बना लीजिए मेरी गो राउंड का। और नोट डाल के एक बात लिखिए, नोट डाल के एक बात लिखिए, नोट डाल के एक बात लिखिए। इफ, ये डायग्राम बना लिए, बनाइए, और उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखिए पहले डायग्राम बना के। इफ द सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, if the circular motion or rotatory motion is uniform in nature, if circular motion or rotatory motion is uniform in nature, is uniform in nature, then it is called as periodic motion, then it is called as periodic motion, then it is called as पीरियोडिक मोशन। तो जब ये सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन जो है ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal interval of time, equal distance traveled in equal interval of time। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो एक यूनिफॉर्म मोशन है, और टाइम इंटरवल अगर सेम है तो पीरियोडिक मोशन भी हुआ ना। जैसे सूर्य के चारों तरफ धरती का घूमना 365 डेज 6 आवर्स, जैसे धरती के चारों तरफ चंद्रमा का परिक्रमा करना 27 डेज 27.3 डेज। आप चेक करके देखिए ये जो पर्टिकुलर मोशन हो रहा है ये कैसा है, इक्वल इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। डन। पॉइंट नंबर 3, चला जाए पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन? व्हाट इज ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन? लिखिए, द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में लिखिए, द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ। बैक और फोर्थ माने आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब भी होता है आगे पीछे। बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ repeatedly about a fixed point, repeatedly about a fixed point, repeatedly about a fixed point is called, ब्रैकेट में लिखिए मीन पोजीशन, ब्रैकेट में लिखिए फिक्स्ड पॉइंट के ब्रैकेट में लिखिए मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, is called oscillatory motion और वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल में लिखिए, मोशन ऑफ अ बॉब या मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब देखिए मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैसा है, तो
जब ये अपने इक्विलिब्रियम पे है, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। ये इसका मीन पोजीशन है। अब आप इसको फोर्स लगा के क्या कीजिए? डिस्टर्ब कर दीजिए। जब आप इसको फोर्स लगा के क्या कर दीजिएगा? डिस्टर्ब कर दीजिएगा, ये उठ के वहां चला गया। आपने उसको मीन पोजीशन से कहां शिफ्ट करा दिया? इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया। इसको कहां शिफ्ट कर दिया? एक्सट्रीम पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया। अब आप इसको जब एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा? जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ दीजिएगा, ये क्या करेगा? ये एक इस प्रकार का मोशन करेगा और मोशन करके वापस से कहां आ जाएगा? इस तरफ वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? इस तरफ वाले एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। ये कंटिन्यूअसली करता रहेगा। ये इधर से उधर जाएगा, फिर उधर से इधर आएगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। डन। ऐसा मोशन जहां पर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता रहे, बैक एंड फोर्थ करता रहे, उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे ऐसा करता रहे। ऐसा कब होता है? टू एंड फ्रो मोशन तभी होता है, टू एंड फ्रो मोशन तभी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। रीस्टोरिंग फोर्स काम करता हो। रीस्टोरिंग फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है जब, तभी टू एंड फ्रो मोशन होता है। अब आप कहिएगा सर रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? व्हाट इज ए रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है, ध्यान से देखिए, ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। इस पेंडुलम को हम उठा के यहां ले आए। इस जगह पर जब लेके आए हैं तो इसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा होगा। जैसे ही ये हम इसको आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन इसको कौन पीछे खींच रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी पीछे खींच रही, तो आपने इधर फोर्स लगाया और ग्रेविटी उसके विपरीत फोर्स लगा रही है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो ग्रेविटी आप यहां से छोड़िएगा, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच लेगी, नीचे की ओर खींचेगी। चूंकि ये कंस्ट्रेंड मोशन है, इसका लंबाई फिक्स है, तो यहां से नीचे आएगा और नीचे आके चूंकि यहां पे इसके पास स्पीड ज्यादा रहेगा, ये कहां चला जाएगा? इस तरफ चला गया। अब इस तरफ जब पहुंचा तो इस तरफ फोर्स ऊपर लग रहा था, मोशन इधर था, लेकिन वापस से ग्रेविटी कहां लगने लग गया? इधर लगने लग गया। जहां कहीं भी रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, वहीं पर ही टू एंड फ्रो होता रहेगा। क्लियर? एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई समझते हैं ना? उसमें कंचा बॉल आप एक एंड पर छोड़ दीजिए, क्या होगा? वो बॉल जुम 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 करता रहेगा, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। वो कारण अलग है कि रास्ता में उसको फ्रिक्शन लगा। ये भी कंटिन्यूअसली घूमता नहीं रहेगा, ये भी थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहां पे एयर फ्रिक्शन लगेगा, एक फोर्स एक्सटर्नल काम कर रहा है जो उसको रोक देगा, दैट इज एयर फ्रिक्शन। लेकिन वहां पर भी एक फ्रिक्शन काम कर रहा है जो घर्षण होगा उसके कढ़ाई और बॉल के बीच में, इसलिए रुक जाएगा। अगर इसको आप नहीं कंसीडर कीजिएगा तो जीवन भर क्या होता रहेगा? घूमता रहेगा। मंदिर का घंटा की तरह नहीं, मंदिर में इतना टंग 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 करता रहे। समझ में आ गया? ये एक एग्जांपल है। सारा बात लिख लीजिए, ये रीस्टोरिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात देखिए, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ये स्प्रिंग का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग का ओरिजिनल पोजीशन है। ये स्प्रिंग का क्या है? ओरिजिनल पोजीशन है। और ये स्प्रिंग का ओरिजिनल पोजीशन होने के बाद ये जो इसका पोजीशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। ये क्या है? मीन पोजीशन। अब आप इसको क्या कीजिएगा? अब आप इसको खींचिए। अब आप इसको क्या कीजिए? खींचिए। खींचेंगे मतलब इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा? एलोंगेट हो जाएगा। और एलोंगेट होकर आपका जो स्प्रिंग है वो अब ऐसा हो गया। ये पोजीशन जो हो गया इसका, इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ऑब्वियसली जब आप इसको इधर खींच रहे थे, लेकिन स्प्रिंग हमेशा क्या करता है? पीछे की ओर टानता है। आप देखिएगा, कोई चीज स्प्रिंग को आप ऐसे खींचेगा तो अंदर आना चाहेगा, दबाइएगा तो बाहर आना पाएगा। यानी उसके अंदर भी कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं, स्प्रिंग उसके उल्टा भागना चाहता है, तो आप इसको उधर खींच रहे थे, लेकिन स्प्रिंग इसको क्या करेगा? वापस से इधर खींचेगा। अगर स्प्रिंग इसको वापस से इधर खींचेगा, तब ये अंदर की ओर आएगा, और अंदर की ओर आएगा
तो ये फिर क्या करेगा, इसको कंप्रेस कर देगा, इसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, और अब ये भी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पर भी दो चीजें हैं, एक तो यह कौन सा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए कौन काम कर रहा है, स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जहां कहीं भी रीस्टोरिंग फोर्स है वहां पर जहां कहीं भी रीस्टोरिंग फोर्स है वहां पर टू एंड फ्रो मोशन होगा ही होगा। दिस इज ऑल्सो स्प्रिंग का मोशन इज ऑल्सो अ वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ये बात क्लियर है, बना लीजिए इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। इसी को भी आप ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो टाइप ऑफ मोशन में हमने तीन प्रकार का मोशन पढ़ा। एक पढ़ रहे हैं हम लोग रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो रेक्टिलिनियर मोशन, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसलेटरी मोशन। फिर हमने पढ़ा सर्कुलर या रोटेटरी मोशन, तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो फिर उसमें हम हर एक पॉइंट का क्या देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे, और वो क्या बना रहा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा होगा, तो क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन कहलाएगा। और टू एंड फ्रो मोशन विच इज सिंपल मोशन, टू एंड फ्रो मतलब एक बॉडी आगे और पीछे कर रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। इसके दो एग्जांपल हमने देखे, एक देख रहे हैं कौन सा, पेंडुलम का मोशन, और दूसरा देख रहे हैं किसका, स्प्रिंग का मोशन। क्लियर? these two types of motions are called as vibratory or oscillatory motion। यहां तक का डाउट क्लियर? राइट, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस यूज्ड, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन यूज्ड। हम लोग जो डायमेंशन यूज कर रहे हैं उसके आधार पर तीन प्रकार का मोशन होता है। एक होता है वन डायमेंशनल मोशन। इसी वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आप कोई भी एक एक्सिस यूज करते हैं, इसमें आप कोई भी एक एक्सिस यूज करते हैं। यू यूज आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैजेक्टरी था, रास्ता कैसा है उसका, ये ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, कितने डायमेंशन आप यूज कर रहे हैं। दूसरा है, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम बताए थे इसलिए इसको ज्यादा एलैबोरेटिव फॉर्म में नहीं बता रहे हैं। सेकेंड है टू डायमेंशनल मोशन, जैसा हम लिख रहे हैं बस वैसा ही लिख दीजिए। लास्ट क्लास में बताए हैं, ये लिखवा दिए थे डेफिनेशन वगैरह। टू डायमेंशनल मोशन, और टू डायमेंशनल मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, ये मोशन इन अ प्लेन है। और जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो यहां पर आप दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, एक्स एंड वाई और y एंड z और x एंड z। आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, एनी टू कोऑर्डिनेट, यू यूज एनी टू कोऑर्डिनेट, आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। और जब हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री डायमेंशनल मोशन, जब हम 3D मोशन की बात करते हैं, जब हम लोग 3D मोशन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, तीन डायमेंशन यूज होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री डायमेंशनल मोशन की जब हम बात करते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस, और जब मोशन इन अ स्पेस होगा, ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स x,
comma y and z, all three coordinates are used. ऑल थ्री कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं. ऑल थ्री कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं? यूज करते हैं. इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल 1D का एग्जाम्पल क्या होगा? तो 1D का एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल ऑफ 1D, बॉल ऊपर फेंके, throwing a ball upward, या मूवमेंट ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन. मूवमेंट ऑफ कार इन अ स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए. मूवमेंट ऑफ कार इन अ स्ट्रेट लाइन. इसका एग्जाम्पल क्या लिखिएगा? थ्रोइंग ऑफ अ बॉल, throwing of a ball while playing cricket, throwing of a ball while playing cricket. क्रिकेट खेलते वक्त बॉल सीधा ना फेंकिएगा. बॉलिंग करते हैं तो ऐसे फेंकते हैं ना, तो दो को एक्सेस यूज करते हैं. और तीसरा, फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती. फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती. अगरबत्ती का इंग्लिश क्या होता है जी? इंसेंस स्टिक. वाओ, ग्रेट. फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती. अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है वो तो 3 डायमेंशन में निकलता है. एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई एक्सिस में भी जाएगा और जेड एक्सिस में भी जाएगा. डन. थप्पड़. थप्पड़ मार रहे हैं, कैसे किसी को थप्पड़ मार दिए, ये तो पूरा तीनों डायमेंशन आप यूज कर रहे हैं. एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन यूज हो रहा है. बढ़ा जाए आगे. चलिए हेडिंग डालिए. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हेडिंग डालिए. लिखिए, जल्दी लिखिए. हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तब तक आप लोग हेडिंग डालिए. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दिखाते हैं. बॉल आप फेंके, ये ऐसे 2 एक्सिस है. आपने बॉल फेंका, यहां से बॉल चला और यहां पहुंचा. एक्स में भी ट्रेवल किया और 2 डायमेंशन हुआ ना. आपको बॉल ऐसे करके फेंक के दिए, तो जब हम ऐसे करके आपको बॉल फेंक के दिए तो क्या हुआ? बॉल ऐसे भी ट्रेवल किया और ऐसे भी ट्रेवल किया, तो कितना एक्सिस हुआ? 2 एक्सिस. जहां पर 2 कोऑर्डिनेट यूज हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? समझ गए? बड़े आगे हेडिंग डालिए. फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही लास्ट क्लास में मैं रिलेटिव के शब्दों में बता रहा था कि नजरिया क्या है, किसके रेस्पेक्ट में आप चीजों को देख रहे हैं. तो लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखिए. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट. इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स axis attached to the observer, attached to the observer, attached to the observer, attached to the observer
attached to the observer with respect to which the observer can describe the position, displacement, which the observer can describe the position, displacement, speed, velocity and acceleration of a moving object. Position, displacement, speed, velocity and acceleration of a moving object. अब ये जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है, जिसको हम 0,0,0 कह रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में इस बॉडी का कुछ एक पोजीशन होगा, जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर मैं इस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा सा झुका दूंगा तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, जबकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है। लास्ट क्लास में मैं समझा रहा था आपको कि मैं यहीं खड़ा था, हेमा जी वहां बैठी हुई थी, उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ था, पर मैंने अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर लिया, तो ऑब्जर्वर अपना क्या कर लिया? पोजीशन चेंज कर लिया। तो उनका जो डिस्टेंस था या उनका जो डिस्प्लेसमेंट था हमारे से, या उनका जो कोऑर्डिनेट था मेरे से, वो क्या हो गया था? चेंज हो गया था। इवन इफ शी इज नॉट मूविंग बट इफ द ऑब्जर्वर हैज मूव्ड, द पोजीशन हैज चेंज एंड देयरफॉर शी वाज इन मोशन। याद है लास्ट क्लास में बताए थे। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है। मैं हेमा जी को देख रहा था, आई वॉज द ऑब्जर्वर, शी वॉज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो मैं अगर उनको देख रहा हूं और मैं भी अगर मूव कर जाऊंगा तो शी विल बिकम इन मोशन। बिकॉज जरूरी नहीं कि मोशन के लिए सिर्फ उन्हीं का मूव करना जरूरी है, मैं भी मूव कर रही है। इसीलिए आदमी रेफरेंस हमेशा क्या लेता है? एक मूवेबल ऑब्जेक्ट को नहीं लेता। किसको लेता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट को। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है? द ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? अर्थ। मैं दीवार के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दीवार आज भी यही है, कल भी यही रहेगा। पर मेरा क्या गारंटी? अभी यहां हूं, थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा। अरे आप लोग जाइएगा तो हम अकेले नहीं पढ़ाते रहेंगे, हम भी अपने घर जाएंगे, तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये दीवार यही है। तो दीवार के रेस्पेक्ट में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में चेक करिएगा तो हो सकता है आप यहीं बैठे रह जाएं। मैं अगर अपने घर चला गया तो आपका पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। और अगर आपका पोजीशन चेंज हो गया मतलब आप क्या है? मोशन में है। गॉट इट? तो ये रेफरेंस है। रेफरेंस जो है मतलब द पोजीशन और द आई ऑफ ऑब्जर्वर। सीधी भाषा में बोला जाए तो पोजीशन मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब द पोजीशन और द आईज, जहां से वो ऑब्जर्वर को क्या कर रहा है? देख रहा है, उसी कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? एक और परिभाषा लिखिए, ये बनाए हैं, बना लिए, और उसके नीचे एक और डेफिनेशन लिखिए। इसको बनाइए और इसके नीचे एक और डेफिनेशन लिखिए। तो यहां पर एक और चीज मार्क करिएगा कि इफ यू आर चेंजिंग दी, आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बट आप ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही चेंज कर दिए। देखिए मैं दूसरे कलर से कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करता हूं। ये मान लीजिए अब हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए मेरा अब एक्स एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए मेरा अब जेड एक्सिस हो गया। हमने इसको क्या कर दिया? एक थीटा एंगल से घुमा दिया। हम सबको थीटा एंगल से क्या कर दिए? घुमा दिए। सबको थीटा एंगल से घुमा दिए। अब जब थीटा एंगल से घुमाए हैं तो मेरा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस था ये घूम गया। तो इसका जो पोजीशन है, अब ये क्या एक्स वाई जेड रहेगा? नहीं रहेगा। अब क्या बन जाएगा? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। जब इसका पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ। ये तो पॉइंट पहले भी यही था, अभी भी वही है, लेकिन पहले इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड था, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। Even if the object has not moved, but the frame of reference has moved, the position of the body has changed. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप कहां से उसको देख रहे हैं, किस जगह से आप उसको देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? तो ये जो मूव करा है वो पहला वाला फोटो बना लिए, मूव वाला मत बनाइएगा, नहीं तो आपका खींच-पीच हो जाएगा। तो आप एक ही पेन से बनाइएगा ना। लिखिए उसके नीचे द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस, द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस और रेफरेंस मार्क, the fixed point or place or reference mark, the fixed point or place
और रेफरेंस्ड बार विथ रेस्पेक्ट टू विच, और मैंने बोला ना जहां WRT लग जाए इसका मतलब रिलेटिव, विथ रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस और रेफरेंस मार्क with respect to which the position, displacement, velocity, acceleration of a body or an object is measured is called frame of reference. Position, displacement, speed, velocity, displacement is observed is called frame of reference. हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन इज inertial frame of reference, which is also called as non-accelerated frame of reference. और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये क्या है? दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक एक करके हम दोनों को क्या करेंगे, समझेंगे। पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ बोलिए। लास्ट स्लाइड में कुछ लिखना रह गया क्या? हाँ लिखिए। लिख लिए? अब देखिए, पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? पहले समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या है देखिए, जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर रेस्ट पर हो या एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो सकता है? ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो सकता है? ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है ये या तो किस पर रहे, रेस्ट पर रहे, या फिर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो। कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम है? स्पीड कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बचपन में, 9th क्लास में? डेल्टा V बाई डेल्टा टी। इफ चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? और एक्सीलरेशन 0 है तो एक्सीलरेटेड है कि नॉन एक्सीलरेटेड है? नॉन एक्सीलरेटेड है। इसका मतलब जब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर जो है हमारा वो ऐसी जगह पर बैठा हुआ है, या तो वो रेस्ट पर है या कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहा है, तात्पर्य उसका एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब ये किस तरह का फ्रेम है?
नॉन एसिलरेटेड फ्रेम है कि नहीं? नॉन एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा रेफरेंस यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऐसा ऑब्जर्वर जो या तो रेस्ट पर हो या फिर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पर बैठकर देख रहा हो जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, यानी उसका स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। और एक्सीलरेशन जीरो है मतलब नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी नॉन एक्सीलरेटेड है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहां कहीं भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वहां पर न्यूटन का लॉ वैलिड होता है। न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? न्यूटन का लॉ, फाई इज इक्वल टू मा, पढ़े हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये लॉ तभी वैलिड है जब वो फ्रेम कैसा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मतलब या तो ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप न्यूटन्स लॉ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। गॉट इट? ये स्लाइड क्लियर है? पहले डेफिनेशन लिखिए फिर इसको छाप लीजिएगा। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is either at rest, the frame of reference which is either at rest, the frame of reference which is either at rest or moving with uniform velocity, or moving with uniform velocity is called, or moving with uniform velocity या constant speed, या constant speed is called inertial frame of reference, is called inertial frame of reference or non accelerated frame of reference, is called inertial frame of reference or non accelerated frame of reference। और नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस तभी कहा जाएगा जब वो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या हो? जीरो हो। बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो कब होता है? जब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो। चेंज इन वेलोसिटी कब जीरो होगा? या तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए और उसका स्पीड भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी हो तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो उसे नॉन एक्सीलरेटेड बोलेंगे। और नॉन एक्सीलरेटेड बोलते हैं ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक खास बात है कि इस पर न्यूटन्स के सारे लॉ क्या हैं? वैलिड है। न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, फुल स्टॉप देकर लिखिए, न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये लिख लिए? लिखे? आगे बढ़ूं? जल्दी लिखिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन। अब अगर कोई कांस्टेंट स्पीड में तो स्पीड चेंज कर रहा है और स्पीड चेंज नहीं किया तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा? और अगर ये जीरो है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। टाइम भले ही चेंज हो रहा है पर स्पीड चेंज नहीं हो रहा। स्पीड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, और जैसे ही उसमें आप डायरेक्शन डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी में आ जाएगा। वेलोसिटी भी चेंज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए, बढ़े आगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है? ट्रू और फॉल्स? क्या न्यूटन्स लॉ, 9th क्लास में पढ़े हैं ना भाई, फोर्स एंड इट्स मोशन ना क्या चैप्टर आप लोग पढ़े थे,
फोर्स एंड प्रेशर, सॉरी फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर का नाम यही था ना, जिसमें आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, सब आप पढ़े हुए हैं। वहां पे F = ma करके आपने बहुत सवाल भी बनाया था। मैं पूछ रहा हूं क्या न्यूटन, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, आपने पढ़ा था, उसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, यानी यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यह लॉ वैलिड है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या न्यूटन्स का लॉ यूनिवर्सल लॉ है, क्वेश्चन मार्क। अगर कोई चीज यूनिवर्सल होती है ना तो वो कहीं भी वैलिड होगा, पर अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूटन्स लॉ वैलिड है, नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ वैलिड, अगर कहीं पर वैलिड है और कहीं पर वैलिड नहीं है तो यूनिवर्सल हुआ, तो न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, और इसीलिए इसको गलती प्रूफ कर दिया गया। बाद में चल के बोला बकवास पढ़ाते हैं आप, सब गलत है आपका, नहीं तो सही है, मैंने बोला ऐसे लोग सब, हम नहीं बोले, मेरा इसमें कुछ नहीं है, हमारा क्या है भाई, गलती सही सही जो करो, पढ़ा हमको तो काम है पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हम उसको कहते हैं जब बॉडी किस में हो, एक्सेलरेटेड मोशन में, बॉडी किस में हो, ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कौन, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कैसा हो, एक्सेलरेटेड हो। अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हुआ यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम पीरियड में ए चेंज इन वेलोसिटी अब जीरो नहीं है, यानी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये तभी होगा ना जब बॉडी मोशन में है विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसा कोई रेफरेंस या ऐसा कोई ऑब्जर्वर जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो तो क्या होगा, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एनी पे एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस बॉडी इज एक्सीलरेटेड। बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड अगर बॉडी है तो जो फ्रेम होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसकी खास बात क्या है, तो न्यूटन्स लॉ इस पर वैलिड नहीं होता है। न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड, Newton's law is not valid on non-inertial frame of reference. और यहीं से हमने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, कि न्यूटन लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कई बार जस्टिफाई करके स्टेटमेंट दे देता है, जस्टिफाई न्यूटन्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। कैसे जस्टिफाई करिएगा, बाय दिस आर्ग्यूमेंट। लिखिए, एन एक्सेलरेटेड और फ्रेम मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एन एक्सेलरेटेड और फ्रेम मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड is called as non-inertial frame of reference, and accelerated or frame moving with non-uniform speed is known as non-inertial frame of reference or accelerated frame of reference, or accelerated frame of reference is called accelerated frame of reference. Full stop. Newton's law does not hold good. Newton's law does not hold good. Newton's law does not hold good on this non-inertial frame of reference. On this non-inertial frame of reference. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूटन्स लॉ सही नहीं है। यानी अगर आप जो ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर जो है वो अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम पर है, मान लीजिए कार चल रहा है, वो कार एक्सेलरेशन से चल रही है और मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं F = ma लगाना चाहता हूं, लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। मैं तभी F = ma किसी ऑब्जेक्ट को देख के लगा सकता हूं या तो मैं रेस्ट पर रहा हूं या मैं एक ऐसी गाड़ी पर बैठा हूं जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसको मैं देख रहा हूं उस पर F = ma लगा सकता हूं। पर इफ माई सेल्फ,
जो ऑब्जर्वर है वो एक ऐसी गाड़ी पर बैठा हुआ है जो कैसा है, एक्सेलरेटेड है, जिसमें एक्सेलरेशन है, तो फिर मैं आपके ऊपर डायरेक्टली F इक्वल टू ma नहीं लगा सकता। फिर आप सोचेंगे सर अगर ऐसा, कहां एक तो उदाहरण बताइए किधर ऐसा होगा। तो देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट अपने आप में किसी एक एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट अपने आप में किसी एक एक्सीलरेशन से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसके अंदर एगो आदमी है, इसके अंदर एगो आदमी है। अब इस आदमी के ऊपर डायरेक्टली आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस डब्बे में वो आदमी है वो डब्बा इटसेल्फ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम हुआ तो इस पे आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई। लेकिन अगर यही लिफ्ट कैसे मूव कर रहा होता, ये सेम लिफ्ट कैसे मूव कर रहा होता, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, और इसके अंदर जो आदमी था, अब आप चाहिएगा तो इसके ऊपर आप क्या लगा सकते हैं, न्यूटन्स लॉ आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फिर क्या हो गया, क्यों अप्लाई कर पाए, क्योंकि ये कैसा फ्रेम था, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक इनर्शियल फ्रेम है। और ये कैसा फ्रेम है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ वैलिड, इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ वैलिड। समझ में आया? क्लियर? अब मेरे मन में एक और लास्ट डाउट आना चाहिए कि सर अगर इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है तो क्या इसका न्यूमेरिकल हम लोग नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग स्यूडो फोर्स। लिख लीजिएगा, नोट डाल के ये सब बनाइए, और इसके नीचे एक नोट डाल के यहां पे लिखिएगा, जल्दी लिखिए इसको, जल्दी जल्दी डायग्रामेटिकली समझा दीजिए अपने आप को। पहले वाला नहीं लिखे हैं अभी तक, जल्दी जल्दी लिखिए। नहीं बता, हाँ स्यूडो फोर्स, इमेजिनरी नहीं, स्यूडो मतलब फॉल्स फोर्स होता है। स्यूडो का हिंदी होता है फोर्स, स्यूडो का हिंदी बोलते हैं, स्यूडो का पर्यायवाची होता है फॉल्स, गलत फोर्स। गलत आएगा। एक्सीलरेशन किसका? एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का और एक्सीलरेशन फ्रेम का। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, ऑब्जर्वर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अगर एक्सीलरेशन में है तो फिर आप किसी ऑब्जेक्ट पर F इक्वल टू ma नहीं लगा सकते। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वर, जो देखने वाला हम उसकी बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फिर वो इनर्शियल फ्रेम है, फिर आप उसके ऊपर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो हमने दूसरा एग्जांपल दिया है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या रेस्ट पर भी हो सकता था, या ये किस पर हो सकता था, रेस्ट पर भी हो सकता था, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो जाता। इनर्शियल फ्रेम हो जाता तो आप उसके ऊपर लगाइए F इक्वल टू ma, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नोट डाल के एक बात लिखिएगा, द फोर्स विच कॉजेज द मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फोर्स, ये नोट डाल के एक बात लिखिए, द फोर्स विच कॉजेज द मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस is known as fictitious or pseudo force. Non-inertial frame of reference is known as fictitious or pseudo force. क्लियर? PSEUDO, स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब फॉल्स फोर्स। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्वेश्चन चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो सोच विचार के आइएगा, तो अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। इज अर्थ अ इनर्शियल और अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्वेश्चन मार्क। सवाल क्या है?
आज का आखिरी सवाल, इज अर्थ अ inertial or non-inertial frame of reference? क्या है? सोच के आइएगा, अगली क्लास में बात करते हैं इसके बारे में, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। याद जरूर दिलाइएगा कि सर आपने एक सवाल दिया था, ऐसे नहीं कि आप लोग भी भूल गए हम भी भूल गए। और इसके बाद फिर हम लोग अब चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे, जहां पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी जो पढ़े हुए हैं क्लास, कहां पढ़े हैं सब? 9 में पढ़े थे ना, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या, एक्सीलरेशन क्या, तमाम तरह का ग्राफ और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास 10